अगले दिन रासिम की आंख खुली। वो उसके सीने से लिपटी गहरी नींद में थी। बाल आबशार की तरह सीने पर फैले हुए थे। वो मुस्कुरा उठा। बरसों की तड़पते भड़कते दिल को इस छोटी सी लड़की की उपत से बहुत सुकून मिला था। रासिम ने उसके बिखरे बाल समेटे। फानिया मेरी जान उठो, आंटी इंतज़ार कर रही होंगी, तुमने पैकिंग भी करनी है। रासिम ने झुककर इसकी कान की लो को लबों से काटा और सरगोशी की। वो कसमसाई और बुरी तरह चिल्लाती कड़वा सा मुँह बनाया। रासिम सोने देना, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। क्यों क्यों पूरी नहीं हुई? वो अनजान बना। मुझे नहीं पता। वो रूहान सी हुई और करवट बदल कर इससे दूर खिसकने की कोशिश की, जो कि इसने नाकाम बना दी। फिर इसके नाजुक से वजूद को खुद में समेटा, मगर वो आंखें मूंदे गहरी नींद में थी। रासिम को शरारत सूझी। ओह आंटी, हम आ ही रहे थे। रासिम ने अचानक शोशा छोड़ा। फानिया की नींद भग सी उड़ी। हड़बड़ाकर उठ बैठी, मगर वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं था जो दरवाज़ा खुला छोड़ देता। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। फानिया अपने चिल्लाहट बुलाए बबूत से पहली मरतबा हंसते हुए देखे गई। क्या हुआ? बीवी ज़्यादा प्यार आ रहा है तो फिर क्या ख्याल है? एक मरतबा फिर वो करीब खिसका। फानिया घबरा कर उठी और वाशरूम में घुस गई। पीछे कुछ जोर जोर से हंसा। फानिया ने नाश्ता बनाया। नाश्ता करके इसने पैकिंग मुकम्मल की। रासिम ने नसीमा बेगम पर बहुत कहा कि साथ चले, मगर उन्होंने मना कर दिया। वो तकरीबन 11 बजे निकले थे। वाइट पैलेस में रौनकें और हंगामे जूं की त्यों बरकरार थी। रासिम फानिया को लेकर पहुंचा तो रोहा और रेहाब को देखकर इसे खुशगवार हैरत हुई। वो तीनों फ्रेंड भी बन गई थी। रोहा ने व्हाइट हाउस में आए बल्कि फेंके गए बहुत कम उम्र ख्वाजसरा बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सोहम साउथ अफ्रीका गया था, इसलिए रोहा सकून में थी। रेशमा बहुत मेहरबान थी। पीजन और बड़ी माँ से भी रोज़ बात हो जाती थी। रेहाब ने भी अपनी दिलचस्पी के मुताबिक व्हाइट पैलेस के बैक साइड पर जो मौजूद बड़े से बागीचे की देखभाल करना शुरू कर दी थी, और रेशमा ने इसकी फरमाइश पर बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन पैरट का बड़ा सा पिंजरा बनवाकर इसे मंगवा के दी। वो शाम को सारा वक्त वहाँ गुजारती और 1 माह हो गया था वहाँ रहते सब एक दूसरे से मानूस हो चुके थे। फानिया सबसे ज़्यादा शरारती थी। इसकी शरारतों से व्हाइट पैलेस में रौनक लगी रहती। रेशमा, पिंकी, डॉली, मुन्नी सब इस पर वारे सदके जाती। 1 माह से पाशा और सोहम व्हाइट पैलेस नहीं आए थे। पता नहीं क्या मसरूफियात थी इनकी कि रासिम भी सिर्फ महीने में 2-4 मरतबा ही आ पाया। फानिया सख्त नाराज़ थी। रोहा सख्त झंझलाई हुई थी और इसे वहाँ लाकर खुद जनाब सोहम खान गायब थे, ना अता ना पता। रेहाब भी लाशौरी तौर पर इसका इंतज़ार करती। रीमा इस दिन के बाद रोहाब के सामने ही नहीं आई थी। रिजा और कोमल भी अपने कमरों में दुबकी रहती, सिर्फ काम के वक्त बेसमेंट चली जाती थी। यहाँ पाशा से दूसरे ठिकाने पर मुलाकात होती थी। दिन यूं ही अजीब बेकल से थे। जिमल पूरे 1 माह से अपने कमरे में बंद थी, बाहर निकली ही नहीं थी। कबीर आता और बाहर से ही बाबा से इसकी खैर खैरियत मालूम करके चला जाता। इसकी हालत के पेश नज़र कबीर ने एक फुल टाइम मुलाजमा रख दी थी, जो सारे काम करती, बाबा की देखभाल करती, जिमल के पास खाना ले जाती तो जिंदा रहने के लिए या बाबा को दिखाने के लिए चंद निवाले जहर मार कर लेती। सारा सारा दिन पड़ी छत को घूरती रहती। अजीब अबतल हालत हो गई थी इसकी। कबीर बेआब मछली की तरह तड़प रहा था, मगर कुछ कर नहीं सकता था। कैसे सामना करता? इसका खुद को इसका मजरूम समझ रहा था, मगर बेबस था। लेकिन बादशाह को ढूंढने में वो सर धड़ की बाजी ज़रूर लगा रहा था। इसने अंदरूनी मुल्क और सामने बैरून ममालिक में कहीं जगह को छलनी की तरह छाना था, मगर वो बुज़दिल जाने की तरह तुम दबाकर दबका बैठा था। पूरे 1 माह 30 दिन बहुत थे। पल पल असीयत से 2-4 होते, पल पल तड़पते। आज खुद ब खुद इसके पैर तकरीबन 1 बजे पाशा के कदमों को वाइट पैलेस आने से बिल्कुल रोक नहीं पाया था। वो धीमे कदमों से बिल्कुल खामोशी से वाइट पैलेस में दाखिल हुआ। तवील कॉरिडोर से गुजरते इसकी मंजिल ऊपर के पोर्शन पे थी। इधर रिहाब अपनी कैफियत से फुल बेजार थी। बेचैनी ही बेचैनी थी। किसी करवट नींद नहीं आ रही थी। 30 दिन हो गए थे छोटी सी जान को सूली पर लटकी आकर झंझला कर उठी। सकून कहाँ था? रेशमा कमरे में एक तस्वीर थी। शायद इस तस्वीर में रिहाब उसे झंझलाते दबे कदमों से उठी, सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। रेशमा कमरे में आई, खामोशी से तस्वीर दीवार से उतारी और इतनी ही खामोशी से वापस पलटी है, जबकि रेशमा इसे हरकत करते देख चुकी थी, मगर सोती बनी रही। अभी दरवाज़ा खोलकर बाहर राहदारी में निकली ही थी कि किसी की चौड़ी चट्टानी सीने से बुरी तरह टकराई। अगर मुकाबिल कमर से थामकर खुद से ना लगाता तो फर्श पर ढेर हो चुकी होती। मलकजी अंधेरे में सर उठाकर देखा और खुद को जिसकी बाहों में पाया तो हलक खुश्क हो गया। जल्दी से तस्वीर वाला हाथ कमर के पीछे छुपाया।
दिल की मुराद यूँ बराएगी पाशा ने सोचा ना था। रगो पे में सुकून उतरा, बैकबोन में सरसराहट हुई। नज़र बेकरार से मासूम चेहरे का तवाफ़ किया। दिल छोटी सी नाक के छोटे से चमकते लौंग में अटका। इतनी रात को रेशमा कमरे में इस तरह क्यों गई थी? इसने संजीदगी से पूछा मगर छोड़ा नहीं। इसने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। हाथ में क्या छुपाया है? दिखाओ मुझे। वो बेतहाशा घबराई, ज़ोर से नहीं में सर हिलाया। पाशा ने जो कमर के गिर्द हाथ लपेटे हुए थे, एक हाथ से छुपाया गया हाथ पकड़ के सामने करने लगा, जबकि वो चोरी पकड़े जाने के डर से मछली पाशा को पीछे धकेल कर भागने लगी। जब पाशा ने इसके बाजू को गिरफ्त में लेकर अपनी जानिब खींचा, वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी। एक मरतबा फिर खुशबुओं में भरा नाजुक गदास वजूद पाशा के वजूद में सिमटा। पाशा का तवाज़ुन बिगड़ा और दीवार से लगा। रोहाब के हाथ से तस्वीर छूटी। वो फिर मछली और तेज़ी से तस्वीर उठाकर अपने कमरे में भाग गई। इधर पाशा शल हुए वजूद के साथ वहीं खड़ा था, जैसे वो इसे छूकर पत्थर का बना गई थी। इसके हाथ में मौजूद वो चीज़ भी अच्छी तरह देख चुका था। वो बेतहाशा चौंका था। इसका छुप छुप कर देखना तो इग्नोर कर चुका था, मगर इतनी रात को उसका यूं पाशा की तस्वीर चुराना मायने रखता था। यानी दोनों तरफ आतिश इश्क बराबर भड़की हुई थी। लबों पर मुबहम सी मुस्कान सजी। फ़ौरन वापसी कदम बढ़ाए। रेशमा जो ये सारी कार्रवाई देख रही थी, मुबहम सा मुस्कुराई। तो प्लान पर अमल करने का वक्त आन पहुंचा है। पाशा अपने मुंह से चीख कर बताओगे कि हाँ पाशा इब्राहिम को मोहब्बत है। बाज बुलंद कहती अपने कमरे में जा चुकी थी। रिहाम कमरे में आकर बेड पर रोंदे मुँह गिरी थी। पूरी जान से लरज़ रही थी। पहले तो इस सितमगर की लो देती आंखें, फिर पुरहिद्दत पिघला लम्स, और फिर इसके पकड़े जाने का खौफ से झुरझुरी आई। लाल टमाटर चेहरा तकिए में दिया। और फाश तो मर ही जाती अगर वो देख लेते अपने आप को और अपनी बेख्तियारी को। कौसा फ़ानिया बेचैनी से करवटें बदल रही थी। नींद आंखों से कौसा दूर थी। जाने वो कहाँ था। इधर रासिम को जब पूरा यकीन हो गया कि फ़ानिया सो चुकी होगी, तब खून से लथपथ शर्ट के साथ दबे कदमों कमरे में दाखिल हुआ। आज बादशाह कुछ आदमियों से निपट कर आया था। इन्हें दर्दनाक मौत देकर आ रहा था। चाहता तो बेसमेंट जा सकता था, यहाँ कहीं और, मगर सुकून हासिल करने अपने कमरे में आया था। ये जाने बगैर कि आज पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि फ़ानिया इसे ऐसी हालत में देख लेगी। आहट पाते ही फ़ानिया उठकर बैठी और इसे इस हालत में देखकर शदीद हरासा हुई। बेड से उतरकर इसकी जान टपकी। है क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? ये इतने सारा खून। फ़ानिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। वो गड़बड़ाया और फाशों में घुस गया। फ्रेश होकर बाहर निकला। ट्राउज़र और बनियान पहन रखी थी। वो कपड़े फोल्ड करके बाहर लाया। ये कि आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? फ़ानिया के अब भी आसान ख़ता थे। मैं अभी आ रहा हूँ। रासिम ने फिर इसे इग्नोर किया, बाहर किया और मखसूस जगह कपड़ों को फेंक कर कमरे में दाखिल हुआ तो वो अब भी बुत बनी खड़ी थी। रासिम ये सब क्या है? जल्दी बताएं मुझे। कुछ नहीं जान, आराम करो तुम बस। नहीं, वो हद से अकड़ी, मुझे हकीकत जाननी है। रासिम मुझे बताएं आप क्या काम करते हैं? अब रासिम के माथे पर बल पड़े। फ़ानिया आराम करो, इसने संजीदगी से कहते दूसरे कमरे में जाना चाहा। जब वो दीवार बनी सामने आई थी रासिम, मैंने पूछा आप क्या काम करते हैं? फ़ानिया सिसकी। फ़ानिया अपने काम से काम रखो, ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। रासिम ने इसे समझाने की कोशिश की। नहीं, मुझे जानना है। वो ज़िद्दी हुई। बिज़नेस करता हूँ। कौन सा बिज़नेस? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? फ़ानिया हटो रास्ते से। ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं। रासिम ने दांत पीसे और इसे पीछे धकेला। रासिम आप मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। फ़ानिया ने फिर इसका बाजू दबोचा। आपकी खून में लथपथ शर्ट तो कोई और ही कहानी बयान कर रही है। कौन हैं आप? फ़ानिया मेरा पज़ाफ्त मस्त आरमाओ, हट जाओ सामने से। क्यों नहीं? मुझे भी मार डालेंगे, कत्ल करेंगे मुझे भी। वो बपरी चटाख एक जनाटेदार थप्पड़ पड़ा था। फ़ानिया को तेवर आकर बेड पर गिरी। रासिम बगैर देखे दूसरे कमरे में गया था, जबकि फ़ानिया बेहोश हो चुकी थी। काफ़ी देर तक बालों को मुट्ठियों में जकड़े इश्तिहाल का तूफ़ान ज़ब्त करता इधर उधर चक्कर लगाता रहा, मगर जब दिल को सुकून न आया और अपनी फाश गलती का एहसास हुआ तो कमरे में आया। वो इसी तरह औंधे मुँह बेड पर गिरी हुई थी। समझा रो रही है। फ़ानिया देखो प्लीज़ मेरी जान, मुझे समझो। फ़ानिया कुछ गैर मामूली लगा तो रासिम ने इसका कंधा हिलाया, फिर इसने इसको सीधा किया। वो कटी पतंग की तरह इसके बाजू में झूल गई। फटे नाजुक लब से खून की बूंद निकल कर लकीर सी बन गई थी। रासिम के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी। फ़ानिया उठो मेरी जान, मगर टस से मस्त ना हुई। रासिम की जान पर बनाई यूँ भी रेशमा या कोई और इसे इस हालत में देख लेता तो जो जलालत होती वो अलग। नरमी से बाजुओं में भरा
बाहर आकर गाड़ी में लिटाया, रुमाल से चेहरा साफ किया, जन से गाड़ी भगाई। वाइट पैलेस में इतनी रात को आना जाना एक नॉर्मल बात थी, तो इस तरफ से कोई टेंशन नहीं थी, मगर फानिया की हालत देखकर दिल बैठा जा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचा, फ़ौरन चेकअप करवाया, काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा। डॉक्टर बाहर आई। बेचैनी से डॉक्टर की जानिब लपका, डॉक्टर क्या हुआ, मेरी मिसेस ठीक तो है ना, इसे होश में नहीं आ रहा। इट्स ओके मिस्टर रासिम, ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है, घबराने की बात नहीं। कैसी हालत में डॉक्टर? रासिम उलझा। डॉक्टर मुस्कुराई, आप पापा बनने वाले हैं मिस्टर रासिम, शी इज़ एक्सपेक्टिंग, कांग्रेट्स। रासिम के चेहरे पर गहरी मुस्कान ने अहाता किया। थैंक्स डॉक्टर, इसे होश आया या आ गया है, मगर वो कम उम्र है, वे क्या ज़्यादा ख्याल रखना होगा। जी डॉक्टर। शोर वो कमरे में आया, मगर फानिया ने इसे देखा तक नहीं। रासिम के दिल में सुई से चुभी। वो खामोशी से उठी, आहिस्ते से दम उठाती बाहर आई और चुपचाप गाड़ी में बैठकर आंखें मूंद ली। रासिम ने भी इसे ना छेड़ा, पता था हाथ उठाकर संगीन गलती कर बैठा है और अब इसे भुगतना था। वाइट पैलेस आकर वो खामोशी से अपने कमरे में आई। रासिम भी इसके पीछे आया।